जय हिंद, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का। यह है कवरिंग लेटर जो 30 अप्रैल को अपने लोकसभा क्षेत्र से जो भी सांसद हैं उनको देना है कि हमें ये प्रॉब्लम है वन रैंक वन पेंशन की। ये इसका है। उसका विषय लिखा रहेगा युद्ध विधवाओं, दिव्यांग, पूर्व सैनिकों और पूर्व सैनिकों के विभिन्न मांगों के लिए ज्ञापन। ये है जो कि हम 20 फरवरी 2023 से अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है वन रैंक वन पेंशन का। इसमें विधवा पेंशन, पूर्व सैनिक, ये पूरा मसौदा तैयार किया गया है फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन नई दिल्ली। इसमें सभी को अपने अपने क्षेत्र के लोकसभा के जो एमपी हैं उनको ज्ञापन देना है। मैं लिखा 20 फरवरी से चल रहा है, लगभग 70 दिन हो गए हैं। 3 अप्रैल को हुआ था एक मेगा शो, जिसमें अपने अपने जिला धीस को दिया गया था ज्ञापन। फिर 16 अप्रैल को एनडी तिवारी भवन में मीटिंग हुई, फिर उसमें मोर्चा बना, इनका नामकरण हुआ, फेडरेशन नाम रखा गया, एक संयुक्त मंच बना जिसका नाम है फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन। पंजीकरण किया गया। अब पंजीकरण करने के बाद सेंटर में दिल्ली में ये मोर्चा संभालेंगे, जो कि ये पूरा मसौदा तैयार किया है। आप लोग दिल थाम के बैठिए, इसको मैं पढ़ता हूँ मसौदा पूरा क्या है। ये तो कवरिंग लेटर था, ये है मटेरियल जिसमें लिखा है माननीय राष्ट्रपति महोदय नई दिल्ली, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय रक्षा मंत्री, सारे मान्य। सब्जेक्ट दिया है युद्ध विधवाओं, दिव्यांग, पूर्व सैनिकों से संबंधित मांगों का ज्ञापन। ठीक है, तो 20 इसमें लिखा हुआ है समस्याएं हैं। 20 फरवरी जो क्रमशः 20 फरवरी 2023 से दिल्ली के जंतर मंतर पर लाखों पूर्व सैनिकों, वीर नारियों अनिश्चितकालीन के लिए धरना चल रहा। लगभग 70 दिन हो गए हैं, जिसमें पंजाब, हरियाणा, JNK, हिमाचल, यूपी, उत्तराखंड, MP, मणिपुर, राजस्थान हजारों पूर्व सैनिक, वीर नारियां उपस्थित होकर आक्रोश व्यक्त कर चुके हैं। 3 अप्रैल को जिलाधीश को ज्ञापन भिजवाया गया था। फिर इसके बाद लाखों पूर्व सैनिक परिवार निराश और मायूस हैं। अब पॉइंट नंबर 1 है OROP, जो कि इसका इतिहास पीछे से लिया गया है। हिस्ट्री स्टार्ट होती है 1973 से। JCO जवान को बलपूर्वक कम सेवा अवधि व कम उम्र में रिटायर की बाध्यता के कारण पेंशन का निर्धारण 75% हुआ करता था, जिसे घटा के 50% कर दिया गया और कहा गया तुमको वन रैंक वन पेंशन के तहत लाभ मिलेगा। तो जब 2014 में वन रैंक वन पेंशन आया तो इसका सही निर्धारण नहीं हुआ। जवानों को नाम मात्र लाभ मिला और बड़ा हिस्सा अधिकारी लेके चले गए, जिसके वे हक नहीं है। अब संयुक्त मोर्चा बना है, अब हक मिलेगा, क्योंकि कोई बोलने वाला था नहीं, अब बोलने वाले शुरू हो गए हैं, तो अब हक मिलेगा। ये है OROP का निर्धारण सही नहीं होने के कारण नोशनल मैक्सिमम ऑफ स्केल, रैंक एंड ग्रुप के आधार पर नहीं कर 2013 में रिटायर हुए JCO जवानों के पेंशन मैक्सिमम और मिनिमम के औसत के आधार पर किया जाना रहा है। इसे विसंगतियां उत्पन्न हुई हैं। ठीक है, आप इसमें देख लीजिए क्या क्या इरेगुलरिटी भेदभाव हुए हैं अधिकारियों गैर अधिकारियों। OROP 1 मतलब 2014 वाली OROP 1 सिपाही का 17 लेंथ ऑफ सर्विस 17 साल 22% की बढ़ोतरी हुई है, इंक्रीज परसेंट है। नायक की लेंथ ऑफ सर्विस 22 9% की। इसी पर हवलदार की लेंथ ऑफ सर्विस 24 साल 6% की, हवलदार की 6 हो गई। ऑनरी नायब सूबेदार 24 साल 11% की, नायब सूबेदार 4, सूबेदार 28 साल की नौकरी 2.5, सूबेदार बहुत नीचे चले गए। सूबेदार मेजर 32 6%, ऑनरी लेफ्टिनेंट 6%,
कैप्टन से ऑनरी कैप्टन 6%, लेफ्टिनेंट 32 साल 4%, नो वन विल रिटायर एज, हाँ लेफ्टिनेंट कोई रिटायर होता ही नहीं है। अच्छा ये दिखाने के लिए लिखा है, कैप्टन का कोई होता ही नहीं है, अच्छा दिखाने के लिए। हाँ मेजर 31% बढ़ोतरी हुई, कुल मिला के 30.5% बढ़ोतरी हुई है इनकी, और ये बढ़ोतरी है 7.8 टोटल सिपाही टू ऑनरी कैप्टन तक। ये OROP 1 का है, ठीक। पुनः समान रैंक समान पेंशन जुलाई 2019 से लागू की गई। इसमें 7वें वेतन आयोग द्वारा वेतन और पेंशन का निर्धारण गलत पे मैट्रिक्स लेवल अपनाने से कुछ रैंक की पेंशन ही कम कर दी गई। ऐसा तो आज तक नहीं हुआ। नया रिटायर होने वाला पुराने रिटायर हुए व्यक्ति से कम पेंशन ले रहा, माय गुडनेस, ऐसा भी होता है आफ्टर रिटायरमेंट। मिलिट्री सर्विस पे दूसरा पॉइंट से उपजा भेदभाव अन्याय। यह तो सर्वमान्य है कि मिलिट्री सर्विस पे सैन्य सेवा की कठिनाइयों और जोखिम के आधार पर स्वीकृत की गई है। इसके निर्धारण में कठिनाइयों और जोखिम के आधार पर बिल्कुल अनदेखा कर 3% अधिकारी को 15,500 प्रतिमाह और 97% JCO जवानों के लिए अधिक कठिनाई जोखिम उनको 5,200 मिलिट्री सर्विस पे, ये पॉइंट है। ये तो जोखिम वाला काम है। तीसरा पॉइंट डिसेबिलिटी पेंशन। डिसेबिलिटी पेंशन आप देख सकते हैं, शरीर का कोई अंग अगर डिसेबल हो जाए तो इनेबल नहीं होता है। ये 2006 के ORJCO के आंकड़ा 3,510, अफसर का है 5,880, यहाँ 3,500 3,580, और जुलाई 19 में 9,000 और इधर 75,000। परसेंटेज इंक्रीज 1175% इधर इंक्रीज हो गया, इनका 156, ठीक। तो वार इंजरी डिसेबिलिटी, वार इंजरी इनवैलिड आउट पेंशन का भेदभाव है। 7वें वेतन आयोग में JCO अधिकारियों का क्रमशः 12,000, 17,000, 27,000 की सिफारिश की गई थी। तो ये यहाँ पे रिपोर्ट के अनुसार 40% अधिकारी डिसेबिलिटी पेंशन रिटायर होने का जुगाड़ बैठकर मोटी राशि हड़प रहे हैं। ये तो CAG की रिपोर्ट में आया था, मैंने वीडियो भी बनाया था। चौथा पॉइंट रिजर्विस्ट पेंशनर को OROP नहीं देने के गंभीर शोषण। ये भी पॉइंट है, रिजर्विस्ट को OROP देना चाहिए। वो इनको रिजर्विस्ट देश के प्रति ज़्यादा समर्पित रहा। सेना द्वारा रिजर्व फोर्स रखने के और सरकार को पैसा बचाने के लिए जबरन सैनिकों को रिजर्विस्ट के तौर पर घर भेजा गया है। यह शर्त भी लगा दी गई कि प्रतिवर्ष 1 माह की ट्रेनिंग और युद्ध की स्थिति में मोर्चे उपस्थित होने अनिवार्य होगा। ये भी भेदभाव है। फिर है ग्रुप X के साथ विसंगति। 7वें वेतन आयोग सिफारिश के बाद 2016 से पूर्व X ग्रुप पेंशन वाले पूर्व सैनिकों की पेंशन कमी हो गई, जो न्याय संगत नहीं कही जा सकती। इसके सुधार के लिए प्रार्थना है कि 6200 ग्रुप X पे पुराने के लिए 3600 सम्मिलित करने का सही करवाया जाए। फिर अगला पॉइंट, बिना आर्थिक लाभ के मानद पद देने पर औचित्य क्या है। मतलब ऑनरी दे दिया। गैर अधिकारी वर्ग कुछ पदों के सैनिकों के रिटायरमेंट के पश्चात मानद पद दिए जाते हैं, उन्हें किसी प्रकार का मौद्रिक लाभ नहीं दिया जाता। निवेदन है सभी मानद पदधारी सैनिकों को मौद्रिक लाभ स्वीकृत किया जाए। पैसा नहीं मिलता, दे दिया, ले जाओ। प्री मैच्योर रिटायर होने वाले सैनिकों की OROP PMR का। कोई भी सैनिक अपने टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट के बाद रिटायर होता है तो उसकी पेंशन अधिकारी को पता है कि OROP की धारणा को नकार कर उसे वंचित रखना अन्यायपूर्ण निर्णय है।
ये भी पॉइंट है प्रीमेच्योर का। फिर अगला है 7वां वेतन आयोग के आधार पर नए पे मैट्रिक्स लेवल करने का नुकसान। 7वें वेतन आयोग द्वारा पे मैट्रिक्स लेवल में वेतन निर्धारण करते समय बड़ी चूक की गई, जिसके कारण 1 जनवरी 2016 के पश्चात रिटायर वाले पूर्व सैनिकों को पुराने से कम पेंशन मिल रही है, जिसे ओआरओपी की अवधारणा का पूर्ण उल्लंघन है। ये है, ये भी पॉइंट है स्ट्रांग। पारिवारिक पेंशन के निर्धारण में वृद्धि। पेंशन की मृत्यु के पश्चात उसकी विधवा परिवार का पालन पोषण भार अधिक बढ़ जाता है। क्योंकि पेंशनर जीवित रहता है तो वह पेंशन के अतिरिक्त आयुर्वेदी कुछ उपाय करता है जो उसकी मृत्यु के समाप्त हो जाता है, और पारिवारिक पेंशन 60% की स्थान पर अधिक राशि सुनिश्चित की जाए। ये भी पॉइंट स्ट्रांग पॉइंट है। 10वां पॉइंट, ऑनरी लेफ्टिनेंट और कप्तान की पेंशन वृद्धि में अनदेखी। ये भी इनकी नहीं बढ़ी। ऑनरी लेफ्टिनेंट, ऑनरी कैप्टन, कमीशन लेफ्टिनेंट, कप्तान के अधिक पेंशन लिया करते थे पहले, अब उनकी कम कर दी है। उनकी वृद्धि, पेंशन की वृद्धि नहीं के बराबर की जा रही, मतलब इनकी नहीं बढ़ रही, क्योंकि अब टाइम स्केल प्रमोशन के कारण कोई कमीशन अफसर लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर रैंक से रिटायर ही नहीं होता, इसलिए इनकी कोई वृद्धि नहीं। अगला पॉइंट, जोखिम भरे अभियान सेवा के लिए सभी के समान भत्ते का भुगतान हो। मतलब हाई एल्टीट्यूड अलाउंस, नेवी में डाइविंग ऑनर्स, पैरा जंपिंग अलाउंस गैर अधिकारी सैनिक के वेतन के आधार पर नहीं हो रहा है, क्योंकि जोखिम भरे अभियानों के लिए होते हैं। जोखिम सभी के लिए समान रूप से होता है। अगला पॉइंट, सेना में चल रही सेवादार प्रथा, दास प्रथा का पर्याय है, जो सैनिक के मनोबल गिराने वाली प्रथा, इसे शीघ्र समाप्त कर देना चाहिए। इसका वीडियो बनाया था। अगला पॉइंट, वीरता उत्कृष्ट सेवाओं हेतु दिए जाने वाले पदकों के पारदर्शिता हो। प्राय जवानों के मामले में वीरता उत्कृष्ट सेवाओं के मामले में पक्षपात किया जाता है, अतः इसे पारदर्शी सिस्टम लागू किया जाए। अधिकारियों की तर्ज पर जेसीओ जवानों को भी टाइम स्केल प्रमोशन। हाँ, ये पॉइंट वेरी स्ट्रांग। अधिकारियों को एक बार कमीशन मिलने के बाद बिना किसी रुकावट के टाइम स्केल प्रमोशन के कारण लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक तक पहुंचना सुनिश्चित है, और जवानों के लिए अलग अलग मापदंड होने बहुत कम जवान को प्रमोशन ले पाते हैं, और वो अधिकारी ही निश्चित करते हैं कि जवान प्रमोशन के लिए योग्य है या नहीं। यह कैसी विडंबना है। स्ट्रांग पॉइंट। अगला पॉइंट, जेसीओ जवानों के लिए पक्ष में उनसे ही सुना जाए। जेसीओ और जवानों का पक्ष उनसे ही सुना जाए। सही बात, रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। जेसीओ जवानों कल्याण के लिए उनसे संबंधित विषय के पक्ष आज तक कभी सही तरीके से सरकार के समक्ष नहीं रख पाए, अतः निर्णय लेने वाले सक्षम अधिकारी विभाग उनके मामलों अनभिज्ञ रहे, जो मुख्य रूप से विसंगतियों के कारण। प्रार्थना भविष्य में अधिकारियों के बजाय हमारे प्रतिनिधिमंडल से ही वार्ता कर हमारा पक्ष सुनाया जाए। हाँ, जेसीओ जवानों का रिप्रेजेंटेटिव होना बहुत जरूरी है। ये अब मौका आया, खुल के बोल रहे हैं, नहीं तो अभी तक कोई जवान, कोई जेसीओ मुंह खोलता ही नहीं था। इट इज ए गुड टाइम, राइट टाइम टू वेक अप ऑल जवान एंड जेसीओ। अभी तो बोलने का मौका, अभी नहीं बोलो तो कभी नहीं बोलो। ये सब पॉइंट रखे जा रहे हैं, सब लोगों को शेयर करना चाहिए, सब लोगों को आगे आना चाहिए अपने अपने हिसाब से, जैसी परिस्थिति जिसकी है। अगला पॉइंट, फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन ही हमारा पक्ष रखने को अधिकृत हो। हाँ, एक फेडरेशन बन गया, सभी उसका फॉलो करें। अब सब अलग अलग मोर्चा खोलेंगे तो कोई भी ना यूनिटी रहेगी, ना इंटीग्रिटी रहेगी, कुछ नहीं रहेगा। तो ये मोर्चा बन गया, इसी को सब लोग फॉलो करें। दिनांक 9 अप्रैल 2023 को भारत के सैकड़ों वेटरन्स एसोसिएशन के गैर अधिकारी पूर्व सैनिकों का पक्ष सरकार के सामने रखने हेतु संबद्धता प्राप्त फेडरेशन को अधिकृत किया था। भविष्य में पूर्व सैनिकों की कुल संख्या 97% पूर्व सैनिकों युद्ध विधवाओं कल्याण सुविधाओं के फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन को ही वार्ता हेतु आमंत्रित
कर हमारा पक्ष सुना जाए। हाँ, एक फेडरेशन बन गया, इसको फॉलो करो। ये नहीं कोई राजस्थान में अलग है, हरियाणा में अलग है, सो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू फॉलो। किसको फॉलो करें, किसको ना फॉलो करें। करीब 70 दिनों से चले आ रहे हमारे धरने के पश्चात आज दिनांक 30/4/2023 को सभी सांसदों के माध्यम से ज्ञापन प्रस्तुत कर निवेदन है कि हमारी सरकार के मांगों का संज्ञान ले, वार्ता कर समाधान किया जाए, अन्यथा संसद के घेराव जैसे कदम उठाने में हमें मजबूर होना पड़ेगा। आशा ही नहीं, हमें पूर्ण विश्वास है लोक कल्याणकारी सरकार राष्ट्र रक्षा को समर्पित रहे, पूर्व सैनिक के हितों की अनदेखी नहीं करते हुए शीघ्र ही मांगों का समाधान कर लाख पूर्व सैनिक परिवार को अनुग्रहित करेंगी भौदी। ये था 16 सूत्री कार्यक्रम जो सभी को एक मंच में लाने का काम किया है। आई अप्रिशिएट बाय हार्ट सभी को, अपने अपने एमपीज को ये ज्ञापन सौंपना चाहिए, जिसका टेलीग्राम में मैं लिंक दे दूंगा। मसौदा तैयार है, सब लोग आगे आएँ और बोलें, अपनी अपनी बात रखें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।